नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, कल हमने जो है रिवीजन के तौर पे आपको 2 सेट वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, जो कई वीडियो को कंबाइन करके बनाया गया था। कल कोई नया वीडियो नहीं बना पाया था मैं, ठीक है। आज ये फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए, जैसा कि आज तक बनाते आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्न शामिल है आपके ट्रेंडिंग टॉपिक से होते हैं, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होती है, जो आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, जैसा कि अब तक होते आया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई? गौर फरमाइएगा, है ना। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाया हूँ, है ना। इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ईयर अपार्ट फ्रॉम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर वेयर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। मतलब पहले क्या होता था कि चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, ठीक है। मतलब इकलौता जो है चुनाव आयुक्त, जैसे राजीव कुमार साहब अभी है, तो पहले जो है एक ही आदमी हुआ करता था जो इसके हेड होते थे। लेकिन अब क्या होता है, 1+2 होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो है चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये वाली फैसिलिटी जो पहली बार कब आई कि 2 चुनाव आयुक्त आ गया, मतलब इस इलेक्शन कमीशन में, तो ये हुआ आपका 1989 में। ये कैसे हुआ था? तो राष्ट्रपति के जो है ना सहयोग से हुआ था, है ना। राष्ट्रपति के मर्जी के से कह सकते हैं आप। 1989 में इस प्रकार की व्यवस्था करी गई। बाद में इसे बंद कर दिया गया फिर, ठीक है। बाद में जो है इसे फिर से बंद कर दिया गया, फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन 1993 में इसे फिर से 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो ये चुनाव आयोग का कुछ उतार चढ़ाव भरी कहानी जो आपको ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहले 1 सदस्यीय मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, फिर 1989 में 2 एडिशनल चुनाव आयुक्त को जोड़ा गया, तो 3 सदस्य हुए, लेकिन परमानेंट नहीं। फिर बीच में बंद कर दिए गए और फिर 1993 से परमानेंट 1 चुनाव आयुक्त और 2 जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 1 मुख्य वाला और 2 एडिशनल वाला, तो टोटल 3 ठीक है। अब चुनाव आयोग की स्थापना कब करी गई? तो 25 जनवरी 1950 को करा गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है। इस बात का मैं मेंशन जरूर करता हूं जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूट जो सरकारी लेवल का है, केंद्रीय स्तर का है, इसकी बात होता है, तो वो संवैधानिक है या फिर सलाहकारी है या फिर गैर संवैधानिक है या फिर परामर्शदात्री है, ये मैं आपको जरूर बताने का काम करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन यहां से दाग देते हैं एग्जामिनर, है ना। अब संवैधानिक है, बस सिंपल सी फंडा है कि अगर उसका जिक्र संविधान के अंदर किसी आर्टिकल को अलॉट करके जो है किया गया है, तो समझ जाइए ये संवैधानिक निकाय है। अगर नहीं किया गया है तो आप इसे सलाहकारी कह सकते हैं, परामर्शदात्री कह सकते हैं, गैर संवैधानिक कह सकते हैं। गैर का मतलब ना हो जाता है यहाँ पे, गैर संवैधानिक मतलब असंवैधानिक हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप नाम दे सकते हैं जिसका जिक्र संविधान के अंदर नहीं हुआ है ना। तो चुनाव आयोग कैसा संस्था है भैया? संवैधानिक संस्था है। अगर यहीं पे मैं नीति आयोग की बात कर लूं तो नीति आयोग क्या है? असंवैधानिक संस्था है, सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा शुरुआत में ये मैं बता ही चुका, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था, और पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था इंडिया के? तो सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये कौन है? तो ये राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अच्छा सीधा सा नाम है राजीव कुमार, काफी अच्छे से याद आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाला सुकुमार सेन, अभी वाला राजीव कुमार साहब। अभी चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2+1, 2 एडिशनल वाला, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। समझ गए? ये वाला पोस्ट सबसे पहले 1989 में जो एडिशनल चुनाव आयुक्त का है वो जोड़ा गया, फिर 1993 से इसे रेगुलर बनाया गया, ठीक है। अब आर्टिकल की बात कर लेते हैं कि चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक के आर्टिकल जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। अगर एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि जो चुनाव आयोग के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर, उसकी दर्जा किसके बराबर में होते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं ना, उनके बराबर दर्जा है भैया। छोटे अधिकारी नहीं होते, ये भी आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, है ना। इनके मतलब आईएएस तो होते ही है ना। इनके अलावा चुनाव आयोग के मुख्य जो आयुक्त है
या 2 आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाता है। मतलब 1+2 सदस्य जो मैंने दिखाया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 एडिशनल, तो इन तीनों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, है ना। चुनाव आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चुनाव आयुक्त, आयोग नहीं, यहाँ पे आयुक्त लिखना पड़ेगा। चुनाव आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 2 ही और एगो जो रहते मुख्य चुनाव राजीव कुमार साहब है, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। अब कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते भाई 6 वर्ष या 65 वर्ष क्या लिखते हो? भैया मैं बता दूं आपको, या तो पहले 6 साल वो कार्यकाल पूरा कर ले तो वो रिटायर हो जाएंगे, या 6 साल के पहले ही 65 वर्ष का हो जाए तो भी रिटायरमेंट हो जाएंगे। आई होप आप 6-65 का खेल समझ गए हैं, है ना। इसके अलावा इनका जो कार्य है, इनका जो क्या कार्य है चुनाव आयोग का, तो ये सभी पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्राप्त करवाता है ना। जैसे कांग्रेस का पंजा, है ना, बीजेपी का कमल, है ना, ऐसे ही, है ना। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब की चुनाव करवाना है। अब कुछ बच्चे विधानसभा देख के घबरा जाएंगे, भैया विधानसभा की चुनाव भी चुनाव आयोग ही करवाते हैं। जैसे अभी कर्नाटक के अंदर करवाए हैं, कर्नाटक के अंदर टोटल कितने सीट पे चुनाव हुआ, ये क्वेश्चन आपके टॉप पे रहेंगे एमटीएस में भी और सीजीएल वगैरह में भी, ठीक है। तो कर्नाटक में 224 सीट पे चुनाव हुआ था, है ना, जिसमें 135 आपका कांग्रेस को मिल गया है और 66 बीजेपी को मिला है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कर्नाटक के रिकॉर्ड को, है ना। सिद्धारामैया यहाँ का सीएम चुना गया है और DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं और थावर चंद गहलोत जो है ये आपका क्या है, ये क्या बोलते हैं, राज्यपाल है। तो इतनी बात जरूर ध्यान रखें, कर्नाटक के रिगार्ड में काम आएंगे दादा, है ना। काम आपको ही आना है भैया, एक बार आप नौकरी में तो लग तो जाओ, मिठाई खिलाने तो आओगे ही। तो ये लालच मेरे अंदर भी है ना। इसके अलावा ये देखिए, जो विधानसभा की चुनाव होती है तो चुनाव आयोग करवाएंगे, लेकिन राज्य के अंदर एक और चुनाव होती है, ये होती है जो पंचायत की चुनाव होती है। और मैं यही बोल रहा था कि 2 होती है, एक तो पंचायत की चुनाव होती है, एक नगर निगम की चुनाव होती है। तो ये कौन करवाता है? तो ये आपका करवाता है जी राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। ये करवाता है राज्य चुनाव आयोग, है ना, राज्य चुनाव आयोग, जो हर राज्य का अलग अलग होगा और केंद्रीय चुनाव आयोग तो एक को होगा, है ना। तो ये समझ लीजिए, समझ गए ना। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? देखिए एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, है ना, एलिफेंटा की गुफाएं, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के अंदर है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एलिफेंटा पास पूछेगा ना तो श्रीलंका बताइएगा। ये एलिफेंटा पास अलग चीज है, ये दर्रा टाइप से है ना। तो ये श्रीलंका में है, लेकिन एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा केव्स आर रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन, है ना। तो ये आपका बुद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू, इन तीनों से संबंधित है आपका क्या? एलोरा का केव। कैसे पता कि इन तीनों से संबंधित है? तो इसके अंदर यानी एलोरा के अंदर टोटल 34 गुफाएं हैं छोटे छोटे, है ना, जिसमें से कुछ जैनियों को समर्पित है, कुछ ब्राह्मण माने हिंदुओं को समर्पित है और कुछ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये तीनों धर्म से संबंधित की जो व्यवस्था है इस गुफा के अंदर कराई गई थी। इस गुफा की अगर आप बात कर लें कि भैया ये कहाँ पे, ये तो मैं बता ही दिया कि ये महाराष्ट्र के अंदर है ना। इसमें कितनी गुफाएं हैं तो ये भी बता दिया कि 34 गुफाएं हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा मैं बता रहा हूं, इसके अलावा एक गुफा है अजंता की गुफाएं, इसकी भी जो है आपकी टोटल गुफाओं की संख्या पूछ लेता है। तो ये अजंता में जो है ये 29 गुफा है और एलोरा में जो है ये 34 गुफा है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अजंता से एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किस गुफा में वर्णित है, या फिर दूसरे भाषा में बुद्ध की जातक कथा का वर्णन किस गुफा में है? तो भी आपका अजंता की गुफा ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है दादा कि बुद्ध के 2 ग्रंथ होते हैं। एक का नाम है आपका त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। इसके अंदर 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक। लेकिन ये जो है इसमें अगर पार्टिकुलर आपसे कोई कह दे कि बुद्ध के पुनर्जन्म की गाथा किस पिटक में है या फिर किस ग्रंथ में है और जातक ऑप्शन में है, तो इन तीनों को छोड़ के आपको जातक को टिक करना है। तो इसीलिए यहां से प्रश्न आती है कि अजंता के गुफा में बुद्ध के किस गुफा में बुद्ध के पुनर्जन्म की जो है बात देखने को मिलती है? तो आपका अजंता की गुफा है। दूसरे भाषा में इसी चीज को जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा में। आई होप आप अजंता और एलोरा को बारीकी से समझ गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ अन्य गुफाएं में। मैंने कहा एलिफेंटा का गुफा भी जो है ये आपका महाराष्ट्र में ही है ना। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है।
अच्छा देखिए, जो एलोरा की गुफा है, कहाँ गया भैया, ये वाला जो एलोरा की गुफा है, इसको संरक्षण कौन दिए थे? तो इनको संरक्षण राष्ट्रकूट श्री कृष्ण प्रथम दिए थे। कई दफा रेलवे में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं का जो है किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो श्री कृष्ण प्रथम, और ये कृष्ण वंश के शासन थे, तो ये आपका राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कौन सा? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक भी आपसे पूछा जाता है दंती दुर्गा। दंती दुर्गा ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो मान्य खेत बता दीजिएगा, मान्य खेत है ना, कहीं कहीं मान्य खेत भी लिखते हैं, ठीक है? और एक रानी खेत होता है, रानी खेत जगह है उत्तराखंड में, ये भी आपके एग्जाम में आया है एसएससी में, है ना, कि रानी खेत नामक स्थान कहाँ है? रानी खेत, है ना। यहाँ मैं मान्य खेत जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी वहां से ये बात को फोड़ दिया हूं। तो रानी खेत नामक जगह जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। और ध्यान रखें, रानी खेत को बीमारियों होता है जो मुर्गी सब में आ जाता है, ठीक है? तो ये सब थोड़ी सब जाल है, थोड़ा सा समझते चलिए, है ना, और थोड़ा कूल होकर समझिए, सब कुछ याद आता जाएगा और बहुत दिन तक रहेगा जी। ऐसे आप लिंक करके पढ़िएगा, बहुत दिन तक रहेगा, है ना। अब देखिए और कुछ गुफाएं हैं, जैसे बराबर की गुफाएं हैं। ये कहाँ पे है दादा? ये बिहार के अंदर है बराबर की गुफाएं। ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं, बाघ गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं, तो ये तीनों गुफाएं जो हैं आपके एमपी में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अच्छा एक चीज और, जो मैंने एलोरा और एलिफेंटा का गुफा बताया ना, एलोरा और अजंता का बताया था यहाँ पर, तो इन दोनों गुफाओं को जो है 1983 में यूनेस्को के संरक्षण प्राप्त हो गए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये सर्वप्रथम 4 चीज को जो यूनेस्को का संरक्षण प्राप्त हुआ था, इनमें से ये दो गुफाएं, एक ताजमहल और एक अन्य था, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं, मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ ये वाली पॉइंट पे। भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं, ये तीनों आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश के अंदर है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर धुआंधार जलप्रपात को नहीं भूलना है तो बच्चा वाला क्वेश्चन लेकिन पूछ देता है ना। ये भेड़ा घाट जबलपुर के पास है और ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहा जाता है ना। नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब मैं जब डेल्टा बोलता हूं तो ये त्रिभुज के जैसा मैं क्यों खींचा? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई डेल्टा का आकार कैसा होता है जनरली, तो बताइएगा त्रिभुजाकार होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की आकार भी त्रिभुजाकार ही थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा जो है ये सुंदरबन डेल्टा है, जो कहां पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो किस विदेशी धरती को टच करते हैं, तो आपका आंसर बांग्लादेश होगा। सुंदरबन डेल्टा की क्या विशेषता है? तो सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है और जो बंगालन टाइगर होता है ना, रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी पाए जाते हैं। और सुंदरबन में किस प्रकार की वन पाई जाती है ये पूछा गया है आपसे, तो मैनग्रोव प्रकार की जो है दलदली वाली जो है मिट्टी पाई जाती है। तो ये बात सब जो है आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, कहीं से स्टार्ट करता हूँ कहीं चला जाता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में मेरे काम की है तो आप लाइक जरूर कर दें, इसमें कोई कंजूसी ना करें, है ना। अब देखिए एक है आपके चंदा देवी गुफा, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में जी, चंदा देवी गुफा। इसके अलावा बराह का गुफा ये आपका तमिलनाडु में है, और बोरा का गुफा मैं पहले भी पढ़ा रखा हूं, ये आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से आपको एक याद रखना है धामेक स्तूप, ये आपका यूपी बनारस में है धामेक स्तूप, है ना। ये भी आपको याद रखना है धामेक स्तूप, राइट। चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, है ना। हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, है ना। तो तृतीय एंग्लो मैसूर वार के समय बंगाल के गवर्नर कर्नवालिस थे। कौन थे? कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। अब इन्हें लॉर्ड ना कहे तो ज्यादा अच्छा है ना। हम तो लॉर्ड कृष्णा को बोलते हैं भैया, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792, 2 साल के दौरान चलाई गई थी। अवधि जो रही थी इनकी 2 साल रही थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? ये क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, तो आपका आंसर होता है 4th, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और वो ईस्वी कौन सा होता है? तो ओ नापाक ईस्वी कौन सा होता है? 1799। 1799 में टीपू सुल्तान जो हमारे देश के कर्मठ शासक थे, है ना, इनकी मृत्यु
हो जाती है ना, इसीलिए मैंने 1799 को नापाक कहा है ना। इसके अलावा टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए थे दोनों पिता पुत्र, है ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, है ना, दिल्ली में कहां पर हुई थी। देखिए सभी जानते हैं कि सबसे पहले HRA बना था। HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं समझिएगा, ये जो है सरकारी महकमे में जब आपका रूम रेंट का पैसा पे करेगा गवर्नमेंट, तो आपका लिख के आएगा पे स्लिप पे HRA, इसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना का जो सबसे पहले बीज डला ये 1923 में डला था जी, है ना। फिर बाद में जो फेमस हुआ सचिंद्र नाथ सन्याल से, ये 1924 में हुआ, है ना। और फिर इसी का नाम बदल के इसमें सोशलिस्ट शब्द को अटैच करके 1928 में इसे हसरा बना दिया गया। आपको कहानी समझ में आई, नहीं समझ में आई, चलिए फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं जी, है ना। देखिए 1920 में आपका महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चला था। 1922 में आपका चौरा चौरी हत्याकांड हो गई, है ना, ये तो पता ही होगा, कई बार पूछा गया है चौरा चौरी हत्याकांड। तो इस आंदोलन से जो है क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन के लिए बहुत सारे आदमी अपने कैरियर, अपने घर, है ना, जो भी हमारे राजनेता थे उनको कुर्बानी दिए थे। जैसे अभी अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपनी जो वकालत है वो कब छोड़ दी थी, तो 1920 से पहले, यानी जो असहयोग आंदोलन में आने के लिए उन्होंने अपना बिजनेस यानी रोजगार, अपना घर सब छोड़ दिया। और जब ये आंदोलन में बंद हो गया तो उनको तकलीफ हुआ, इसीलिए इन लोगों ने अलग अलग पार्टी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कहानी कहां से उठी, कहानी उठी असहयोग आंदोलन के बंद होने से। तो बंद क्यों होता है, चौरा चौरी हत्याकांड से। कब होती है, 1922 में। क्या हो गया, महात्मा गांधी ने निर्णय लिया 1920 में स्टार्ट किए असहयोग आंदोलन को बंद करने का। देखिए असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें सभी समुदाय का साथ मिला था, तो असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे भाई बंधु हैं सभी का जो है सहयोग मिला था, ठीक है। अब तो यहां से असहयोग आंदोलन चला और बंद हुआ, इतना समझे, ठीक है। अब देखिए घड़ी आती है 1922 के बाद 1923 की। इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपका HRA हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी जो है बात करी गई, है ना, इसकी जो है बात करी गई कि इसे स्थापना किए जाएंगे। इसमें बहुत सारे नेता स्थापित हुए, लेकिन उस समय ये फेमस नहीं हुए संस्था। ये संस्था फेमस होती है 1924 में। इनका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जो है फेमस होती है, और फेमस करने वाले में जो नाम है सचिंद्र सन्याल है। कौन है, सचिंद्र सन्याल, देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और 1923 में ये घटना और होती है ना, इसमें होती है आपका स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन। ये भी सेम कारण और ये भी सेम कारण, ये भी सेम कारण है कि असहयोग आंदोलन बंद करने के बाद हुई, और ये भी सेम कारण है कि असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण ही ये प्रकार की पार्टी बनाए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 में। और जब बनी स्वराज पार्टी तो उसकी अध्यक्षता कौन संभाले, भाई दो आदमी है, दोनों में से कोई एक संभालेगा अध्यक्षता, है ना, तो ये संभाले थे चित्तरंजन दास, राइट। इतना चीज जाल समझ में आ गया 1920 से लेकर 1923 तक। अब जब ये 1923 में सॉरी 1924 में ये जो लोकप्रिय हो गया HRA, इसी HRA का नाम बदल के, है ना, 1928 में भगत सिंह साहब ने इसमें एक शब्द और डाल दिए, सोशलिस्ट, है ना, सोशलिस्ट शब्द डाल दिए। और ये डाले थे कहां पे, दिल्ली के अंदर। कहां पे, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर भी पार्टिकुलर किस जगह, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में, जो आजकल अरुण जेटली मैदान कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ गए सारा कहानी, मतलब इस प्रश्न की आंसर आपको जो है अब तो जेहन में तैर रहा होगा, है ना। कभी भी कोई 2 बजे रात में पूछेगा तो बता दोगे पूरी जाल, है ना। इसके अलावा 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कौन की, तो सचिंद्र नाथ सन्याल। डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्ट सचिंद्र सन्याल आपको आंसर देना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा भी है असहयोग आंदोलन बंद होने के उपरांत तैयार किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी हत्याकांड 1922 के कारण बंद करना पड़ा था। मैंने जो जो अभी आपको मौखिक रूप से बताया दोस्तों, यही चीज यहाँ पे लिखा है, तो टाइम किल न करते हुए मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए भगत सिंह साहब के बारे में और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगत सिंह साहब ने असेंबली में बम कब फोड़े, तो ये 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके थे, है ना। इनके अलावा भगत सिंह साहब नौजवान भारत सभा से भी जुड़े रहे थे। एक आपका फॉरवर्ड
ब्लॉक और एक आपका नौजवान भारत सभा, इसमें बच्चे को कंफ्यूजन रहती है। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये नेताजी से जुड़े हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए हैं, है ना, और ये जो नौजवान सभा है ये आपका भगत सिंह साहब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा भगत सिंह का प्रमुख नारा क्या है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ठीक है। ये है आपके भगत सिंह साहब का जो है नारा। इनके अलावा प्रमुख कृति, कृति का मतलब जो बुक वगैरह होते हैं उसको शुद्ध हिंदी में कृति बोल देते हैं, लेजेसी बोल सकते हैं आप, या फिर वर्क बोल सकते हैं, अंग्रेजी में वर्क डायरेक्ट बोल देते हैं किताब लेखन को, ठीक है। तो ये भी कई दफा आपके ग्रामेटिकल एरर में आ जाता है ना। वहां पे वर्क का मतलब होता है किताब लिखने से, जैसे किसी राइटर को लेकर रिलेट करके कोई सेंटेंस बना जा रहा है, वहां पे वर्क लिखा है तो उसका मतलब कोई अदर काम नहीं, उनका जो पर्सनल काम है यानी किताब लिखना, है ना, समझ रहे हैं। तो ये जो इनके वर्क थे, मतलब कृति थी इनकी, जो मतलब लेखन है, इनका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एथिस्ट, व्हाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है? भगत सिंह साहब हैं। भगत सिंह साहब को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। हालांकि 24 मार्च का दिन तय हुआ था, लेकिन अंग्रेज जो है थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाए, है ना, और जो है 23 मार्च को ही दिया गया। नहीं तो भगत सिंह साहब को उन्होंने सोचा कि भाई इतने ज्यादा पॉपुलर हैं तो मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए जो है वो लोग पहले ही यहाँ भी गद्दारी, है ना, तो हर जगह गद्दारी ही करते थे अंग्रेज, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? देखिए आजकल जो है एसएससी की एक और ट्रेंड चलती आ रही है कि आपको जो है परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान पूछेगा। परमाणु द्रव्यमान गिने चुने धातु अधातु जो भी आपके प्रोडिक्ट टेबल में है उनका जो है परमाणु द्रव्यमान पूछता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भैया प्रोडिक्ट टेबल को जो है एक बार, जिस प्रकार से आप कैलेंडर में तारीख देखते हो उसे एक बार जरूर ध्यान से देख ले, है ना, थोड़ी दिन प्यार कर लो, प्रोडिक्ट टेबल से हो सकता है 2 नंबर दे दे, है ना, तो कर लीजिए, है ना। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ जर्कोनियम? जर्कोनियम का सूत्र की बात करेंगे तो Zr होता है। इसकी परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे, इसे परमाणु भार भी कह देते हैं, एटॉमिक मास भी कह देते हैं। 91.22, कितना? 91.22। देखिए अंग्रेजी वाले, एक तो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पे परमाणु क्रमांक कहेंगे क्योंकि हमारे जो ज्यादा बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, है ना, और जो एटॉमिक मास होते हैं उसे परमाणु भार भी कहिए या परमाणु द्रव्यमान कहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मास का मतलब ही द्रव्यमान होता है ना, तो इसमें क्या इतना गणित है ना। तो 91.22 जो है आपका जर्कोनियम का द्रव्यमान होता है जी, Zr संकेत होता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो मुझे लगा कि आ सकता है एग्जाम में, मैंने यहाँ पे रख लिया है ना, जैसे टंगस्टन का परमाणु भार ये होता है जी 183.84। इसके जो मतलब इंडिकेशन चिन्ह है ये आपका W है ना, टंगस्टन का W होता है, कान खोल के सुनिए, हाँ चौंकिए मत, है ना, टंगस्टन का T नहीं होता है, W होता है ना। इसके अलावा इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 74 होता है जी, 74, है ना, 74 होता है एटॉमिक नंबर किसका? टंगस्टन का। और इंडिया में टंगस्टन कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में मिलता है जी, देगाना में। और टंगस्टन का उपयोग क्या है? बल्ब का फिलामेंट बनाना। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, अंदर जो एक तार का वाला दिखता रहता है आपको, जो ब्रेक होता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, हम लोग कहे हैं, है ना। तो ये जो फिलामेंट है ये किसकी बनी होती है? तो ये टंगस्टन की बनी होती है। इसकी गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है, 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होती है, इसी कारण जो है इसको उपयोग किया जाता है। और एक आपका जो है आयरन का तार देखे होंगे, या फिर हीटर, जो आपका हीटर रहता है ना जिसपे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं इलेक्ट्रिकली, है ना, तो उसके जो कॉइल बने होते हैं इस प्रकार से जो इसके कॉइल बने होते हैं ये किसकी बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना इसके अंदर भी इसी प्रकार का स्प्रिंग के जैसा कॉइल रहता है, ये भी नाइक्रोम के बने होते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज आपको ध्यान रखना है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का, और जो आयरन का कॉइल है या फिर हीटर की कॉइल है ये आपका नाइक्रोम की बनाई जाती है ना। टंगस्टन का संकेत W हो गया, कहाँ मिलेगा? राजस्थान के देगेना में मिलेगा। टंगस्टन का संकेत बता ही दिया, परमाणु भार यानी एटॉमिक मास कितना? 183.84 है। इसके जो है एटॉमिक नंबर कितने? 74 है। 79 एटॉमिक नंबर और याद रख लीजिए, ये ऑरम का है, सोना का है, ये कई बार पूछा गया है। और सोना के बारे में यानी ऑरम के बारे में Au को ही सोना कहते हैं भैया, ऑरम नाम होता है इनके लैटिन, है ना, गोल्ड का, है ना। तो ये जो है गोल्ड हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में, है ना। फ्री स्टेट करने का मतलब हमेशा शुद्ध ही पाया जाता है, प्योर ही पाया जाता है। जहां मिलेगा ना आपको प्योर ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि सोना में जो है लोहा मिला हुआ है ना, आपको प्योर ही मिलेगा। हाँ, लोहा तब मिलेगा जब कोई मानवीय क्रियाकलाप इसमें हुआ है, मिलाया गया है, वैसे नेचुरली रूप से आपको शुद्ध ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो गैलियम का भार है,
गैलियम का जो भार है, इसीलिए गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 69.72 होता है गैलियम। गैलियम गैलियम किसी भी धातु पे रख दीजिए, उसे कागज की जैसे गलाना स्टार्ट कर देता है, आप जानते ही होंगे। इसके अलावा जर्मेनियम, जर्मेनियम का परमाणु भार जो है 72.64 होता है। ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान 79.90 होता है। पारा का परमाणु द्रव्यमान 200.59 होता है। अब देखिए, मैंने एक दिन एक आइडिया लगाया था कि भैया ये परमाणु जो है एटॉमिक मास है, इसे जो दशमलव के बाद भी जनरल ऑप्शन में देते हैं, तो मुझे याद करना तो काफी जटिल होगा। तो मैंने एक आइडिया लगाया था कि किसी चीज की परमाणु क्रमांक मान लीजिए 4 है, किसी चीज का परमाणु क्रमांक 4 है, तो इसके परमाणु द्रव्यमान की जो मैंने संभावना देखा, मैंने बहुत सारे तत्वों को मिलाया और मैं सही पाया, है ना। इसकी जो मैंने परमाणु द्रव्यमान देखा, ये आपका 8 से कम नहीं हो सकता, है ना, 8 से कम नहीं हो सकता, 8 से कम नहीं होगा, और आपका 12 से अधिक नहीं होगा। मैंने बहुत जगह देखा भैया, मैंने मिला के देखा, ये लॉजिक सीधे काम करता है आपका एटॉमिक मास पे। आप लोग भी मिला के देखिए, पीरियोडिक टेबल सामने रखिए, आप देखेंगे कि 2 टाइम से ज्यादा और 3 टाइम से कम होता है एटॉमिक नंबर के, उनका जो है परमाणु भार, है ना। आप भी मिला के देखिए, काफी हेल्प करेगा ये बात मेरा, है ना। मुझे जैसा लग रहा है, मुझे तो करता है, आपको भी करे आई होप, है ना। नहीं समझे, समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 एटॉमिक नंबर है, तो मैंने कहा कि भाई 6 से अधिक और 9 से कम होगा इसका परमाणु भार, है ना। ऐसे में ऑप्शन जो रहे उसको चूज करना है। अब बात अलग है कि भाई एक दे दिया ऑप्शन 2.22, 2.23, 2.26, तो बात अलग हो जाएगी, फिर ये लॉजिक काम नहीं करेगा, राइट। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की सेल होते हैं, जो कक्षा होते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो 2n² हो सकते हैं। जैसे पहले कक्षा में 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 2, दूसरे कक्षा में 2 गुने 2 का स्क्वायर बराबर 8, तीसरे कक्षा में 2 गुने 3 का स्क्वायर बराबर 18, चौथे कक्षा में 4 गुने 2 गुने 4 का स्क्वायर बराबर 16 दूना 32। तो इस प्रकार से आप जो है JKLM में इलेक्ट्रॉन्स को जो है फिल कर सकते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। तो 2n² होता है, जहां पे 2 कांस्टेंट है और n² क्या है, तो कक्षों का नंबरिंग, है ना। चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे 2 चीज और बताना है, आगे कहाँ जा रहे हैं। देखिए ब्रोमीन जो है और ये पारा जो है, तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन क्या है, ये नन मेटल में आ जाता है जी, नन मेटल में आ जाता है, ये कोई धातु नहीं है, ठीक है। और पारा क्या है, ये मेटल में आ जाता है, मेटल में आ जाता है। तो ये नन मेटल होते हुए जो है कमरे के टेम्परेचर पे, जो कमरे की टेम्परेचर है स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और जो पारा है ये भी कमरे के टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, मेटल में पारा और नॉन मेटल में ब्रोमीन जो है कमरे के टेम्परेचर पे, है ना, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, अवेलेबल है। अगला 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने भौगोलिक भूभाग पर वन आच्छादित हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द 2021 फॉरेस्ट रिपोर्ट, हाउ मच टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली हो जाएगी, और आई होप आपको पहले ही दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान रहा है कि जब भी क्वेश्चन ब्रेक करता है तब भी भूगोल से ऐसे प्रश्न जरूर आता है जब भी एग्जाम बीच में गैप होती है, ठीक है। देखिए तो अगर आपको टोटल भौगोलिक क्षेत्र पे वन क्षेत्र की बात करी जाएगी, खाली वन क्षेत्र की, ध्यान देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, खाली वन क्षेत्र की बात करेंगे तो 21.71% होगी। लेकिन देखिए आपके यहाँ घर है, मेरा यहाँ घर है, राम का यहाँ घर है, रमेश का यहाँ घर है। अब राम के घर पे 2 पेड़ है इस प्रकार से, है ना, मेरे घर पे 3 पेड़ है मान लीजिए इस प्रकार से, आपके घर पे 10 पेड़ है इस प्रकार से, है ना। तो इन सबको भी एक जगह अगर कलेक्ट करें तो कुछ ना कुछ प्रतिशत तो वन का बढ़ा देगा, समझ रहे हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी जो वन है वो तो हाइये है, अब 5 को पेड़ को हम वन नहीं कहेंगे, है ना, उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, है ना। तो जो वन है वो तो 21.71% है। लेकिन मैंने कहा राम, रमेश, श्याम, गीता, मोहन, उनके दरवाजे पे जो पेड़ है, उनके बारी में जो पेड़ है, उनके आम के जो 4 पेड़ हैं, है ना, तो उन सबको अगर काउंट करें तो कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल एरिया का तो घेरेगा इंडिया का। तो ये सब घेर के जो है टोटल अगर वन प्लस टोटल वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र अगर आपसे पूछे कि भाई वन और वृक्ष के साथ टोटल कितने एरिया कवर्ड है, तब बताइएगा 24.62%। वैसे खाली वन पूछेगा तो 21.71%। समझ में आ गया दोनों बात, है ना। राम श्याम के दरवाजे वाला पेड़ भी समझ में आ गया होगा, है ना।
इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये कितने वर्षों के अंतराल पे आती है ना। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का जो प्रकाशन है, यहाँ पे प्रकाशन लिखना चाहिए तो प्रशासन लिखा गया है, आ जाएगा भैया प्रशासन यहाँ पे। ये प्रकाशन कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? 2 वर्ष के अंतराल पे। कौन करता है भैया? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI करते हैं जी, FSI करते हैं, राइट। देश में सर्वाधिक वन वाला 5 को स्टेट का बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा वन जो है ये आपका MP में है, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है, और 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ में है, और 4 नंबर पे उड़ीसा में है, और 5 नंबर पे महाराष्ट्र में है। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे वनों की तादाद सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक परसेंटेज की बात करेंगे वन में, तो सबसे अधिक परसेंटेज वन जो है ये मिजोरम के अंदर होती है। दोस्तों आजकल थोड़ी बिजी शेड्यूल है, इसीलिए सभी वीडियो जो है टाइम पे नहीं ला पा रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन सब कुछ जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक आध दिन में जो है मैं फिर से जैसे आपको सुबह शाम वीडियो आ जाता था वैसे ही आ जाएगी, है ना। आज भी लेट हूं मैं, है ना। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? हु हैज बीन डिक्लेरेड एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाय टाइम मैगजीन। देखिए टाइम मैगजीन जो है एक मतलब विश्वव्यापी प्रभावशाली व्यक्ति को, अगर एक पिछले साल में वो विश्वव्यापी प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो जो दुनिया के चाल चलन पे प्रभाव डाला हो। देखिए मैं देसी भाषा में ही बताऊंगा, किताब में बहुत कुछ लिखे होते हैं, है ना। वो बड़े बड़े राइटर होते हैं भैया, PhD किए होते हैं, मैं PhD नहीं किया हूं, है ना। तो देखिए ये मतलब विश्व स्तर पे कुछ ऐसा काम करा हो जो पूरे दुनिया पे प्रभाव डाला हो पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे आदमी को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित कर देते हैं, और ये कौन करते हैं? टाइम मैगजीन करते हैं, है ना। तो इस बार जो यानी 2022 वाला, चूंकि एक साल बीता हुआ ही घोषित किया जाता है, 2023 वाला अभी नहीं हुआ, वो 2024 में होगा, है ना। तो 2022 के लिए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की, इनको घोषित किया गया है। इसलिए घोषित किया गया कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था, फिर भी बिना डगमगाए हुए शांति मतलब अपने धैर्य को बनाए रखे, है ना, जो विश्व के लिए एक सीख है। तो इसीलिए इन्हें जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। पिछला साल 2021 किसे घोषित किया गया था? तो एलन मस्क को जानते हैं ना, टेस्ला कंपनी के मालिक, है ना, स्पेस एक्स के मालिक, टेस्ला कंपनी के मालिक भैया यही है एलन मस्क, है ना। बहुत अमीर आदमी है भाई, है ना। तो ये पिछले साल का जो है अमीर मतलब पर्सन ऑफ द ईयर थे, है ना। एक बार अंजला मर्कल भी बनी थी, है ना। इसके अलावा संविधान अनुच्छेद 140 का संबंध किससे है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 140 रिलेटेड टू, है ना। तो 140 आर्टिकल का संबंध जो है संसदीय कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को, है ना, पूरक शक्ति प्रदान करना जी। ये पूरा नहीं है, ये पूरक है, ये पूरक शक्ति प्रदान करना किसके द्वारा? संसदीय कानून द्वारा। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो ये कौन कहता है? आर्टिकल 140 कहता है। अनुच्छेद 137 में क्या है? अनुच्छेद 137 में है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने दी गई फैसला को जो है पुनर्विचार करेगा, है ना। मतलब रीचेक करते हैं ना, जैसे कॉपी वगैरह एग्जाम में एक बार 25 नंबर दे दिया, उनको लगा कि अरे यार ये बहुत अच्छा लिखा है, 25 कैसे, इसको तो 45 आना चाहिए, फिर से चेक करते हैं तो 5 को बढ़ जाता है ना। तो ऐसे ही जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अपने दिए गए न्याय को पुनर्विचार करने के लिए आर्टिकल 137 का इस्तेमाल करते हैं, उनको पावर है ना। आर्टिकल 32 में क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय साहब जो है रीट जारी करते हैं, ये आर्टिकल 32 में है। और आर्टिकल 32 में जो है ये संविधान के आत्मा कहे गए हैं, किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और आर्टिकल 32 को ऐसे क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भैया उपचार का मतलब ही होता है इलाज, समझ रहे हैं ना। कोई रोग लग जाए तो इलाज कराते हैं, दवाई दारू, तो ऐसे ही इसका नाम ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर संवैधानिक तंत्र में विफलता आ जाए, है ना, तो उसके लिए जो है आर्टिकल 32 है। अब सभी चीज के लिए नहीं, हमको जो है आम जनता को सबसे ज्यादा प्यारा क्या है? फंडामेंटल राइट, है ना। तो उस चीज में जब विफलता आ जाती है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करके एक आम इंसान जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। भैया सुप्रीम कोर्ट में जाओगे ना तो इंग्लिश में लेटर लिखना, है ना, हिंदी में वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ये बातें में समझ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको जो अर्जी देना है तो इंग्लिश में देना होगा, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 129 इसके तहत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड अभिन्यायालय है। रिकॉर्ड को हिंदी में अभिलेख कहते हैं। और ये क्या होता है मैंने समझा दिया था कि एक बड़ा भाई अगर जो चीज करता है उसका मझोलवा वाला भाई यानी 2 नंबर वाला अनुसरण करना चाहिए, अगर नहीं करता है तो करना चाहिए, है ना। और जो बीच वाला करता है वो जनरली छोटका करता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट इंडिया में न्यायपालिका का सबसे ऊंचा बॉडी है, तो वो जो अनुसरण करते हैं और रिकॉर्ड
के तौर पे रखा जाता है और नीचे वाला जो है हाई कोर्ट वो उनको अनुसरण करते हैं। हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यालय है आर्टिकल 215 के थ्रू। तो जो हाई कोर्ट रिकॉर्ड अभिन्यालय है तो ये जो कुछ रिकॉर्ड करके रखते हैं ये आपका जो छोटका कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सत्र न्यायालय वगैरह वो फॉलो करते हैं। अब ये रिकॉर्ड क्या रखते हैं, क्या रिकॉर्ड रखते हैं बताइए। मैंने बताया था भाई कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है किसी के मान लीजिए कोई बच्चा है ना, किसी का एक पेन चुरा लिया, मान लीजिए पेन चुराने की कोई सजा नहीं होती है ऐसे, है ना, एक पेन चुरा लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे 1 दिन का सजा दिया पेन चुराने के लिए, ठीक है। अब ये सजा और ये जो सजा है और ये जो गुनाह है इन दोनों को रिकॉर्ड के तौर पे रख लिए गए। अब हाई कोर्ट के सामने जब राम नाम का कोई व्यक्ति एक पेन चुरा के गया तो उनको बिना टाइम जाया किए हुए हाई कोर्ट महोदय ने 1 दिन की सजा सुझा दिया, ये हवाला देते हुए कि ये फला गुनाह के लिए सुप्रीम कोर्ट साहब 1 दिन का सजा दिए थे, है ना। तो इसे ही रिकॉर्ड न्यायालय कहते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट वाला को हाई कोर्ट फॉलो करते हैं और हाई कोर्ट वाले को जो है उनके नीचे वाले न्यायालय फॉलो करेंगे, जैसे आपका सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, है ना, ये सब समझ गए। इसके अलावा आर्टिकल 226 जो है इसके तहत हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं भैया। जैसे अभी आपने देखा कि आर्टिकल 32 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं, उसी प्रकार से आर्टिकल 32 के थ्रू जो 226 के थ्रू जो है ये हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जो है जजेस कितने हो सकते हैं तो 33+1 हो सकते हैं। इसमें एक चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस कौन है, CJI चंद्रचूड़ सर है और ये केमे नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं। पहले जो है जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में अब तक कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है क्या, तो बोलिएगा अभी तक तो नहीं बनी है ना। अगला प्रश्न, लाय हरोबा त्योहार मणिपुर को और किस नाम से जानते हैं, बाय व्हाट अदर नेम इन लाय हरोबा फेस्टिवल मणिपुर नॉन, एज भी लिखना चाहिए, है ना। तो देवताओं का त्योहार कहते हैं इसे जी, लाय हरोबा त्योहार को, ठीक है। यहाँ पे एज भी लिखना होगा, है ना, तभी सेंटेंस थोड़ा सा क्लियर होगा पूरा, मणिपुर नॉन, है ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने टूटी फूटी हिंदी में लिख दिया है इसे, वैसे ही ये जो है आपका यहाँ पे मैं इन्हें भी लिख दिया हूँ, है ना, एज भी लिखना चाहिए, छूट गया सर, है ना। तो देवताओं का त्योहार हो जाएगा, है ना, लाय हरोबा को, है ना। तो लाय हरोबा का जो है देवताओं को त्योहार कहा जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। लेकिन लाय हरोबा दोस्तों त्रिपुरा में भी मनाई जा सकती है ना। इसके अलावा यह त्योहार साधारणतः अप्रैल या मई महीने में मनाई जाती है। अब देखिए ये तो लाय हरोबा हो गया, हम और कुछ उधर के त्योहार की बात कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। और आज ही मैंने त्योहार यानी फसल वाली त्योहार और नववर्ष वाली त्योहार, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने वीडियो बना दिया था 20 या 15 मिनट का था, तो देख लीजिएगा, है ना। कोई बच्चे स्पोर्ट पे जो है वीडियो डिमांड कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, भैया स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने 15-20 दिन 25 दिन पहले ही वीडियो बनाई है, भैया देख लो ना। उसमें जो भी आगामी खेल होगा, जो भी खेल हुआ, है ना, यानी IPL का डाटा नहीं मिलेगा, बाद बाकी सब मिल जाएगा। मैं IPL के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो 5-6 मिनट का IPL और WPL को एक ही साथ ले आऊंगा, जो भी रिकॉर्ड उनके नाम है स्टैटिक्स फॉर्म या करंट फॉर्म में कवर करवा देंगे, ठीक है। तो बांग्ला महोत्सव जो है ये कहाँ पे, तो ये मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाले महोत्सव है जिसमें सूर्य की पूजा होती है, आज ही मैंने बताया। थांगटा नृत्य, ये मार्शल आर्ट प्रकार का है थांगटा नृत्य, जो मणिपुर में जो है करी जाती है। और इसी प्रकार से साउथ के जो थांगटा नृत्य है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका कलायर पट्टो, इस प्रकार से नाम है ना, थांगटा जैसे जो है मार्शल आर्ट का फॉर्म साउथ का, है ना। इसके अलावा सोलुंग मोपिन युद्ध नृत्य, ये तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश में लोसार भी हो जाएगा। इसके अलावा नागालैंड में जो है त्योहार होता है हॉर्नबिल, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये 10 दिन तक चलती है, दिसंबर महीने में चलती है। अंबुबाची मेले का आयोजन ये कामाख्या मंदिर परिसर में होती है, यह असम में होती है। तो ये सब बातें कुछ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से किसको सदस्यता नहीं मिली थी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। आपको पता है कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ये कौन कौन थे भैया, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एस्टोपेट क्रिप्स थे, एबीजे अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय टीम थी जो 1946 में भारत के भावी संविधान पे विचार विमर्श करने हेतु आया था, है ना। भारत का विभाजन किस योजना के थ्रू हुआ था, तो माउंटबेटन प्लान के थ्रू हुआ था। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत कब आए थे, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आए थे। 1927 में साइमन कमीशन बन के तैयार हुआ था, कहां पर, इंग्लैंड के अंदर।
साइमन कमीशन को क्या कहा गया था? गोरों का कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। इसी के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो है लाठी प्रहार में जो है शिकार बने और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, विजयनगर का पतन किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है प्रारंभ हुआ? एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच वार डिड द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर बिगिन, है ना। विजयनगर का जो है नीचे की तरफ यानी डिमोशन, पतन जो है, डिक्लाइन जो है किस वार के जो है रिजल्ट के थ्रू हुआ? तो ये आपका तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 में होता है। दक्कन के शासक यानी दक्कन में जो सल्तनत चल रही थी उस समय जो भी शासक हुआ करते थे उनके साथ और विजयनगर से के साथ, है ना, दो तरफा युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद ही जो है विजयनगर साम्राज्य में जो लास्ट में अराविदु आया था इस युद्ध के बाद आया था, लेकिन माना जाता है कि विजयनगर का पतन जो है यहीं से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इस युद्ध को जो है यानी तालीकोटा का युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। जैसे, है ना, आपका हेडेस्पीच का युद्ध उपनाम वाला आप सुने होंगे, विस्तता का युद्ध कह देते हैं, ये सब सुने होंगे, है ना। तो इसका भी एक उपनाम है राक्षसी तगड़ी का युद्ध, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। हिस्ट्री पे 2 पार्ट का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, 1 पार्ट की पीडीएफ भी दे रखा है। अच्छा, जो बच्चे तुरंत ही पीडीएफ करते हैं ना, अरे भैया ये जो लेक्चर है ना नॉन स्टॉपेबल, इसे जरूर सुनिए, ये आपको काम आएगा। और जब काम आ जाएगा ना तब आप मुझे खुद ही बोलोगे कि आप बोलते थे ना ये काम आया। और जो बच्चे इनको मतलब ये देख चुके हैं, इनको महसूस कर चुके हैं, वो तो उनको कहने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देता हूँ। मैंने आज तक ऐसा हुआ कि आपको मैंने पीडीएफ नहीं दिया? हाँ, बीच में 1-2 दिन नहीं दिए थे, 1-2 महीने पहले। इसमें क्या हुआ कि बच्चे लोग पीडीएफ लेके खुद का जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, टूटी फूटी बातों में। तो जैसे पढ़ाते हो, भगवान करे अच्छे पढ़ाए, है ना, सबको अच्छा करो, है ना। तो ये पढ़ाने लगे, मैंने देखा ये मेरा ही पीडीएफ है हूबहू, है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि इतना जो है मेहनत से लिखना और दूसरे आदमी गुलछर्रा उड़ाना, ये तो थोड़ा खराब लग रहा है ना। मेहनत करके आगे बढ़ना सीखिए, है ना। तो मैंने भी 2-4 दिन नहीं दे पाया, फिर मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे कि भाई कैसे पीडीएफ दूं बच्चे को, है ना। तो फिर मैंने इसमें जो है वो मतलब क्या बोलता है उसको, साइन अप लगाना, मतलब एक मैं सिग्नेचर कर देता हूँ टूटी फूटी में, है ना, तो फिर दे देता हूँ उसको, कोई वो नहीं कर पाता है ना। और मैंने देख देता हूँ नॉन एडिटेबल कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में सीखा, फिर आपको देना स्टार्ट कर दिया, तब से तो दे ही रहा हूँ, है ना। तो पीडीएफ मत क्या करो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो देखो, सुनो, फिर आपको हम अगले दिन पीडीएफ तो दे ही देते हैं। आप लोगों के लिए तो पीडीएफ है भैया, वीडियो है और मैं हूँ, है ना। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया था? हु वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट श्रीमद् भागवत गीता इनटू इंग्लिश, है ना। तो ये आपका चार्ल्स विलियम विल्किंसन है। इसी प्रकार से महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया, है ना। कि कौन से शीर्षक से हुए पहले ये जानिए, तो रजनामा था और करवाए बदायूनी, है ना, बदायूं, है ना। इसके अलावा राज तरंगनी कल्हन ने लिखा था, इसे भी अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? जैनुल आबदीन के द्वारा। तो ये तीनों अनुवाद वाला जो है जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला, अच्छा, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे भैया। और राज तरंगनी जो है ये कश्मीर का इतिहास बताता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। चलते हैं आगे। पुस्तक रेत की समाधि के लेखक लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सैंड ऑफ समाधि? एक सेकंड, सैंड की समाधि, अच्छा ठीक है ना, सैंड की समाधि, रेत की समाधि, सैंड, द टॉम्ब ऑफ सैंड होना चाहिए यहाँ पे ओरिजिनली, है ना। तो ये आपका गीतांजलि श्री है। कौन है? गीतांजलि श्री। ये जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 विनर बुक है ना, इसे इसीलिए ध्यान रखेंगे, ये बुक जो है पुरस्कार जीते हैं। बाद बाकी में मॉडर्न बुक और ये जो भी राइटर्स हैं जैसे सलमान रश्दी, किरण देसाई, अरुंधति राय, शशि थरूर, है ना, के.आर. नारायण, ये जो भी है राइटर हैं, है ना, बी.एस. नैपाल, विक्रम सेठ, इनकी पुस्तक मैं इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे जो लगता है कि इनके पुस्तक आएंगे, ये तो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ और कल मैं पीडीएफ भी दे चुका हूँ, है ना। तो ये आपके हैं भाई, अब आपकी देखना है उनको, है ना। तो ये जो है इंटरनेशनल बुकर विनर पुरस्कार है आपका, कौन सा? द टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत की समाधि, ठीक है। 2022 के लिए बुकर पुरस्कार, देखिए 2 प्रकार के बुकर होते हैं, एक तो इंटरनेशनल होता है जो किसी भी भाषा में अगर अंग्रेजी अनुवाद हो गया पुस्तक को तो मिल जाएगा, और एक होता है आपका बुकर पुरस्कार, इसका अपना एक अलग क्राइटेरिया है। तो जो बुकर पुरस्कार है ये 2022 के लिए द 7 मून ऑफ माली अल्मेरा को मिला था, जो उसकी राइटर है करुणा सेहान तिलका, जो श्रीलंका के हैं, है ना। तो जो बुकर है वो तिलका को मिला है और जो इंटरनेशनल बुकर है ये गीतांजलि श्री को मिला है, राइट। अगला प्रश्न
निकोबार बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर विद द फेमस बैरन आइलैंड सिचुएटेड? तो दोस्तों ये है आपका अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है ना। इसके अलावा सैडल पिक कहाँ पे है? तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। थोड़ा फास्ट चलेंगे, वीडियो लंबा होती जा रहा है, होता जा रहा है, माफ कीजिएगा। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बंगाल जो अंडमान निकोबार है ये किस हाई कोर्ट के अधीन है? तो ये आपका कोलकाता हाई कोर्ट के जो है अंतर्गत आ जाता है। 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना आपको, आइए दूर कर देते हैं। देखिए भैया 10 डिग्री चैनल जो है ना ये छोटा सिंह को बड़ा सिंह से जोड़ेगा, यानी लघु अंडमान से कार निकोबार को जोड़ेगा। लघु का मतलब होता है छोटा, हमें क्या करना है, हमें पकड़ना है, ट्रिक की है कि ना। तो लघु अंडमान से जो है कार निकोबार को यानी छोटा से बड़ा को जोड़ने का बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये 10 डिग्री, इन तीनों में सबसे बड़का भी है चारों में, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था कि दो सेम वर्ड से अगर स्टार्ट है तो उसको 8 डिग्री के साथ ले जाइए। देखिए 8 डिग्री वाला मालदीव से मिनिकॉय, मालदीव से मिनिकॉय, ये आपका सेम डिग्री से स्टार्ट है जी, सेम नाम से स्टार्ट है, सेम वर्ड से स्टार्ट है। मालदीव से मिनिकॉय, दोनों में पहले मो है ना। तो इनको हम जोड़ेंगे भैया 8 डिग्री से। अब बीच में वो छूट गया 9 डिग्री, तो लक्षद्वीप से मिनिकॉय। इंडोनेशिया से इंडिया को जोड़ने वाला अलग से याद रखें कि 6 डिग्री होता है। इंडोनेशिया से इंडिया को जोड़ने वाला 6 डिग्री, इसको अलग से याद रखें। ये सीजल में आया हुआ था 21 के अंदर, वहां से उठाया हूं इसको, है ना। अब देखिए अब ये जो 6 डिग्री वाला है ना उसको दूसरे भाषा में पूछा जाए दूसरे भाषा में पूछा जा सकता है 6 डिग्री वाले को, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई इंदिरा पॉइंट जो भारत की सबसे जो है आपका दक्षिणतम बिंदु है तो ये कहां पर स्थित है ना। तो एक आपका आंसर होता है निकोबार द्वीप में जी, है ना, देखिए यहाँ पे। और एक आपका उत्तरी जो बिंदु है ये है उत्तरी कौल, है ना, उत्तरी कौल। और दक्षिणी भूमि, मुख्य भूमि का कौन सा है? कन्याकुमारी। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है भैया, है ना। इसके अलावा मुगल बादशाह बाबर के कितने पुत्र थे? हाउ मेनी सन्स डिड मुगल एम्परर बाबर हैव? देखिए अभी अभी जहांगीर के पुत्र पूछा गए थे, है ना। मैंने मुगल बाबरे का रख लिया भाई शुरुआती। तो बाबर के 4 पुत्र, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अब ये 3 को जो पुत्र था ना, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये अपना अपना हिस्सा लेके ही संतुष्ट हो गया, है ना। लेकिन राजा बने कौन आए? हुमायूं। बाबर के बाद गद्दी पे कौन बैठा? हुमायूं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की कब? 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था, कौन हारा था? इब्राहिम लोदी। कौन हारा था? इब्राहिम लोदी हारा था। और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना। बाबर ने भारत पे क्या बार आक्रमण किया? 5 बार। अब भारत का जो बाबर का जो 4-5 को युद्ध है इसे देख लीजिए, मैंने पहले भी बता रखा है। तो 4-5 को युद्ध कौन कौन सा है? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1527 में जो है खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में, 1528 में जो है ये हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया है, पानी पियो, खाना खाओ, है ना, चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ। तो आप इसमें मिला दो, है ना। पानीपत का लड़ाई, खानवा का लड़ाई, चंदेरी का लड़ाई, घाघरा का लड़ाई और सबसे बड़ा लड़ाई मृत्यु का लड़ाई, जिसमें मर जाते हैं 1530 में, राइट। तो ये बाबर के जो है लड़े गए युद्ध हैं इंडिया के अंदर, सभी में विजय प्राप्त किए थे। बाबर को सबसे पहले जो है आगरा में दफनाया गया था, बाद में इसे जो है इनके इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया है ना। बाबर को कलंदर भी कहा गया है, बाबरनामा खुदे लिखे थे, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साहित्य का और जो है आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जरूर ध्यान रखेंगे। लिटरेचर में जो नोबेल मिला है इस बार 2022 वाला एनी एर्नॉक्स को मिला है, एनी एर्नॉक्स को मिला है, ठीक है। और जो आपका चिकित्सा में यानी मेडिकल साइंस में मिला है ये स्वांतो पावो को दिया गया है, स्वांतो पावो को दिया गया है। तो इन दोनों का नाम रखे, फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।